अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, बचपन में हम सबको देश देश की कहानियां सुनने का शौक होता है। कुछ कहानियां बस बचपन की याद बनकर रह जाती हैं और कुछ कहानियां आने वाली जिंदगी में सामने आती रहती हैं। ऐसी एक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। ये उज़्बेकिस्तान की कहानी है। पुराने ज़माने की बात है कि बायस की वादी में एक जंग लड़ी गई जिसमें बाजाना के कुछ शेखीखोर जंगजुओं को शिकस्त हुई। ये शेखीखोरे जंगजू मैदान जंग से फरार हुए तो रास्ते में लोगों ने उन्हें नाकामी के ताने दिए। इस पर शेखीखोरे जंगजुओं ने कहा कि जब हम वापस अपने शहर बाजाना पहुंचेंगे तो अपनी कमानें और तलवारें तोड़ देंगे और बाजाना किले की फसील गिरा देंगे। यह सुनकर सब लोगों को हैरत हुई कि ये अपने ही किले की फसील क्यों गिराएंगे, लेकिन शेखीखोर जंगजुओं ने वापस पहुंचकर सचमुच अपनी कमानें और तलवारें तोड़ दी और अपनी ही फसील गिरा दी। उसके बाद वो जंगजू शिकस्त की जिल्लत को भूलकर मूंछों को ताव देते फिरते रहे और कहा कि देखा, हम ना कहते थे कि हम अपनी तलवारें कमाने तोड़ देंगे और अपनी ही फसील गिरा देंगे। है कोई हम सब बहादुर तो सामने आए। नाज़रीन, ये वस्त एशिया की कहानी है और इसकी पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात, बिलखुसूस मेरे कप्तान के असेंबलियां तोड़ने के इक़दामात से अगर कोई ममासलत है तो महज इत्तफाकिया है और एंकर इस ममासलत का जिम्मेदार नहीं। अब आपको एक वाकया पाकिस्तान का सुनाते हैं। 80 की दहाई में पीटीवी पर चलने वाले एक ड्रामे में हामिद पिया नाम का एक किरदार होता था। हामिद पिया ने एक हॉकी मैच खेला और पूरे ग्राउंड में इधर उधर खूब दौड़ लगाई, लेकिन गोल ना कर सका। मुखालिफ टीम के मजबूत दिफा से मायूस होकर हामिद पिया ने गेंद अपने ही गोल पोस्ट में फेंक दी कि चलो गोल तो करें, अपनी टीम से ना सही मुखालिफ टीम की तरफ से ही सही। नाज़रीन, जब से मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ी हैं, तब से मुझे न जाने क्यों हामिद पिया की याद आ रही है। मेरे कप्तान तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने निकले थे। उन्होंने पूरी तहरीक चलाई, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, लॉन्ग मार्च किया, 60 से ज्यादा जलसे किए, सैकड़ों तकरीरें की, दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन शहबाज हुकूमत उसी तरह कायम है। जब पूरी कोशिश के बाद भी मेरे कप्तान वफाकी हुकूमत को ना गिरा सके तो उन्होंने वही फैसला किया जो ड्रामे में हामिद पिया ने किया था। मुखालिफों की असेंबलियां कायम देखकर मेरे कप्तान ने अपनी असेंबलियां तोड़ डाली। कौमी असेंबली से इस्तीफे देकर वफाकी हुकूमत खत्म करने चले थे और अंजाम ये कि अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद खत्म करके वापस उसी कौमी असेंबली में उसी हुकूमत से गुफ्तो शनीद के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इस वक्त मेरे कप्तान कहा करते थे कि हमें ये वजीर आज़म कबूल नहीं, इसलिए हम कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। अब मेरे कप्तान को ये अपोजिशन लीडर कबूल नहीं, इसलिए कौमी असेंबली वापस आ रहे हैं। आफरीन के काबिल है मेरे कप्तान के वो खिलाड़ी जो उस वक्त भी तालियां पीट कर मेरे कप्तान को दाद देते थे और आज भी नारे लगाकर मेरे कप्तान को दाद दे रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है जो गुज़िश्ता 9 माह से मेरे कप्तान को कौमी असेंबली में वापस बुला रही थी और जब मेरे कप्तान ने कौमी असेंबली में वापसी का फैसला किया तो तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़राए आला के लिए डेडलॉक बरकरार है और कल कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए गए। यूं मेरे कप्तान के ऐवान में वापसी का इम्कान तकरीबन खत्म हो चुका है। सियासी शतरंज पर सियासतदानों की चालों में तेजी आ गई है, लेकिन सूरत हाल में इबहम बढ़ रहा है। इस पर मेरे 10 सवाल। सवाल नंबर 1, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हो गई। कौमी असेंबली से पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए। तहरीक इंसाफ के अरकान अब सिर्फ सिंध और सेनेट में बचे हैं। मेरे कप्तान को पिछले 9 माह की सियासी एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ। सवाल नंबर 2, पहले मेरे कप्तान कौमी असेंबली में अपने अरकान के इस्तीफे कबूल करने का मुतालबा करते रहे, फिर उन्होंने कौमी असेंबली में वापस जाने का फैसला किया। क्या यह फैसला किसी उसूल की बुनियाद पर था या हस्बे आदत एक और यूटर्न है। सवाल नंबर 3, सब कुछ खोकर कौमी असेंबली में वापस जाने का फैसला किया। क्या यह मेरे कप्तान की सियासी बसीरत का नौहा नहीं। सवाल नंबर 4, निगरान वज़राए आला के नाम पर तहरीक इंसाफ और पीडीएम में डेडलॉक है। ये दोनों फैसला ना कर सके तो आइन की रूह से इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। मेरे कप्तान के इत्तेहादी परवेज़ इलाही किस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के वज़ीर आला को कबूल ना करने का ऐलान कर रहे हैं। सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान ने मेरे छोटे कायद की नींद उड़ाने का चैलेंज दिया था, फिर कब पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सदर आरिफ अलवी कब मेरे छोटे कायद को एतमाद का वोट लेने का क्यों नहीं कह रहे। ताखीर की आखिर वजह क्या है। सवाल नंबर 6, मेरा ये सवाल हुकूमत से है। पहले हुकूमती रहनुमा तसल्सल से बयान देते रहे कि अगर मेरे कप्तान असेंबलियां तोड़ देंगे तो हम इलेक्शन करवा देंगे। अब असेंबलियां तो टूट गई हैं, अब इलेक्शन कराने में ताखीर क्यों की जा रही है।
सवाल नंबर 7, गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पीडीएम के रहनुमा कहते रहे कि मेरे कप्तान कौमी असेंबली में वापस आएं तो बात होगी। जब मेरे कप्तान ने कौमी असेंबली में वापसी की बात की तो आपने इस्तीफे मंजूर करके उनके ऐवान में वापसी का रास्ता क्यों रोका? सवाल नंबर 8, जब वजीर आजम के लिए एतमाद के वोट की बात हुई तो हुकूमत ने सारे कवायद और जवाबित को बलाए ताक रख कर इस्तीफे फौरन ही मंजूर कर लिए। हुकूमत मेरे कप्तान को हर हाल में कौमी असेंबली से क्यों दूर रखना चाहती है? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान अपनी सियासी चालें चल रहे हैं और मेरे छोटे कायद की हुकूमत जवाबी चालें चल रही है। क्या दोनों में से किसी को भी एहसास है कि मुल्की मईशत कितने बड़े खतरे की जद में है? सवाल नंबर 10, स्टॉक मार्केट को कोरोना के बाद की बदतरीन सूरत हाल का सामना है। ओपन मार्केट में डॉलर 260 से ऊपर जा चुका है, जिससे महंगाई का नया तूफान आ गया है। मेरे कप्तान और मेरे छोटे कायद की सियासी चालों का अवाम को क्या फायदा है? क्या दोनों की तरजीहात में अवाम कहीं नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश। मुस्लिम लीग नून से आज हमें उनके सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब, जो कि इस पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा हैं, जो निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए गुफ्तगू कर रही थी आज, ये भी उसका हिस्सा हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जुबैर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये जो कुछ भी हुआ है, 35 इस्तीफे आज भी मंजूर कर लिए गए, अब कुल मिला के तकरीबन को 50 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान के अलावा लोग हैं, बस वो बचे हैं। सर पहले हमें बताया जा रहा था कि जनाब कवायद और ज़वाबित पूरे नहीं हुए, इस्तीफे हाथ से नहीं लिखे हुए, वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद ये होलसेल तरीके से इस्तीफे एक्सेप्ट करना, ये कौन सा फॉर्मूला है सर? मेरा ख्याल है ये तो आप सवाल पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं मुर्तज़ा साहब, उनसे पूछें, क्योंकि स्पीकर साहब ने किस सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर इस्तीफ़े पहले मंजूर नहीं किए थे और अब किए। फ्रैंकली स्पीकिंग मंसूर, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, एंड आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। तो यानी अगर इफ़ यू कांट रिप्लाई अबाउट दिस, तो इसका मतलब है कि आपकी जमात ऑन बोर्ड नहीं थी इस कदम से पहले? नहीं, पार्लियामेंट में हमारी जमात बिल ऑन बोर्ड हो कि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ज़ाहिर है जब उन्होंने रिज़ाइन किया था तो स्पीकर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था, बिकॉज़ बहुत से लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने उनको अप्रोच किया था और उनको ये कहा था कि जी हमने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, हमारे से ज़बरदस्ती पहले से साइन किया हुआ था और वो स्पीकर साहब को पहुँचा दिया गया है। तो उस हद तक तो बिल्कुल सही था कि अगर किसी का इस्तीफ़ा वो कबूल करेंगे तो ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ये आइन में भी लिखा है। उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाया कि 35 अरकान का, पहले 8 का किया था शायद इस्तीफ़ा मंजूर, जिसमें बाई इलेक्शन भी हुए थे, फिर अब 35 पर किया है। मुझे इतना सिर्फ पता है कि ये दिस वाज ऑलरेडी ऑन द कार्ड, इसका ये रिएक्शन के तौर पर नहीं था कि जी अगर इन्होंने, इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि हम वापस जा रहे हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इनको मंजूर किया जाएगा। सिर्फ अगर वो पंजाब में अपनी चाल खेलना चाह रहे थे तो जाहिर सी बात है हमने भी तो कुछ करना था। दैट इज़ द ओनली रीज़न, बट स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ही इसको आपको जवाब दे सकते हैं या पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा जवाब दे सकता है। तो यानी आपने जिस तरह कहा कि पंजाब में वो चाल खेल रहे थे तो फिर हमने चाल खेली, तो बेसिकली दोनों साइडें ये तो फिर एक्सेप्ट कर लिया ना आपने कि चालें ही खेल रही है, ये सियासी चालें हैं जो कुछ भी हो रहा है। नहीं देखें, इसका रीज़न क्या था मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ओवरऑल रीज़न ये था कि पंजाब में हम क्यों नहीं चाहते थे कि इलेक्शंस पहले हों, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में कोई हिजानी कैफियत इमरान खान रखना चाहते हैं कि हर वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल टेम्परेचर अपने पीक पर हो, और इस वजह से उन्होंने वो चाह रहे थे कि पंजाब में इस्तीफ़े दे दिए जाएं या असेंबली तोड़ दी जाए। उन्होंने फ़ैसला किया असेंबली तोड़ दी जाए। अब आप इमेजिन करें कि आज हम जनवरी में बैठे हैं, अप्रैल में पंजाब असेंबली का इलेक्शन हो रहा है और फिर 7 KP का इलेक्शन हो रहा है, उसके कुछ महीनों के बाद नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो रहा है। यानी कि जो आपने जिक्र किया था मईशत, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा साल पाकिस्तान में इलेक्शन ही खेला जाएगा और कुछ नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई हम तो नहीं चाहते थे फ्रैंकली कि पंजाब में, और हमने कोशिश भी की थी, आपको पता है
इसी वजह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा था कि हम समझते थे कि वो शायद अगर नहीं ले सकेंगे तो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अब उन्होंने चूँकि ये वोट ले लिया 186 और असेंबली तोड़ दी है, तो वो सारी चीज़ें तो इमरान खान की मर्ज़ी से नहीं इस मुल्क में होगी। मईशत को भी संभालना है और हमने बाकी चीज़ें भी देखनी है, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। ठीक है अतर काज़मी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। सर, इमरान खान साहब ने अपनी 2 असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी, अब इस्तीफे भी मंजूर हो गए। अब मतलब गिने चुने लोग ही जो है वो कौमी असेंबली के अंदर रह गए हैं, और या सिंध असेंबली के अंदर थोड़े से MPs हैं या सेनेट के अंदर रह गए हैं। तो इसका जमा हासिल क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ इमरान खान साहब को? मतलब इससे अवाम का क्या फ़ायदा है, ये जो भी पूरी एक्सरसाइज हुई है? देखिए, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। छोटा सा मैं कमेंट करूंगा। शुरू में आपने आज़रबाईजान के शेखी मारों की वो वाकया सुनाया कि वो मूंछों को ताव दे रहे थे और ये कह रहे थे हम वो कर देंगे, तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन पहले यहाँ पे पंजाब असेंबली के अंदर जिस तरह की दावे की असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, और मूंछों को मुझे नहीं नजर आया किसी ने ताव दिया या नहीं दिया, लेकिन इस तरह के दावे तो यहाँ पे भी। और जहां तक हामिद पिया साहब का आपने जिक्र किया कि उन्होंने अपना गोल कर दिया, तो ये तो कहते थे हम इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे, तो इस्तीफे तो मंजूर करके गोल किसने अपना किया? क्या इन इस्तीफों को मंजूर करने से, जिस तरह आपने भी सवाल उठाया है, पाकिस्तान का फायदा हुआ या सियासी बहरान कम हुआ? वो तो आपका सियासी बहरान में तो एक तरह से तेजी आई है। अब हम दोबारा लगता है इस तरह है कि सेंटर में भी अब हमको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी इस्तीफे जब मंजूर होंगे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट मेरा असल नुक्ता ये है कि ये जो सियासी इंतशार की आग लग चुकी है, इसमें दोनों पार्टियां ही अपना अपना ईंधन बीच में डाल रही हैं। मेरा तो असल पॉइंट ये है, कोई किसी एक जमात की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन जाहिर बात है इसका जो आगाज हुआ है कि अपनी ही असेंबलियां तहलील कर दी जाएं, ये तो इमरान खान साहब ने किया है ना। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है रिएक्शनरी मोड के अंदर जा रही है कि ले जी फिर हमारी तरफ से भी हमारी ये मूव है। दोनों साइडें जो है सिर्फ इंतशार फैला रही हैं। देखिए, एक साइड ये कह रही है कि हमने इलेक्शंस कराने हैं, और उन्होंने कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक ये हमारा हक है, हम असेंबली तोड़ दें। अब उसके ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पर वो है तो वो आइन और कानून के मुताबिक। दूसरी साइड ये कह रही है कि आइन और कानून मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं ये इस्तीफा मंजूर करूं, लेकिन कुछ दिन के बाद वही पार्टी कहती है कि जनाब मैंने ये इस्तीफे मंजूर कर लिए, और जिस तरीके से मंजूर किए हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। सियासी चाल चलना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन आइन और कानून का इस तरह मजाक उड़ाना 13-14 जमातों की जानिब से कि 4 दिन पहले ये आपको बता रहे हैं कि ये इस्तीफे जब तक हाथ से नहीं लिखे होंगे, जब तक मैं उनकी शक्लें नहीं देखूंगा, मैं मंजूर नहीं कर सकता। अब अचानक ऐसी क्या चीज तब्दील हुई है कि आज मोहम्मद जुबैर साहब भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता यार, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि वो क्यों उन्होंने किया, इसलिए कि पहले तो वो ये कह रहे थे। तो कौम ये भी देख रही है कि सियासत के साथ साथ आइन और कानून का कौन मजाक उड़ा रहा है, और आइन और कानून और जमहूरियत के नाम पे कौन मजाक उड़ा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अतर साहब आइन और कानून का क्या दोनों साइड्स नहीं मजाक उड़ा रही? एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी साहब के लातादाद बयानात है जो मैं भी आपके सामने कोट कर सकता हूं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी हमने तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर दी, आप करें इस्तीफे एक्सेप्ट करें, आप क्यों नहीं कर रहे? ये पिछले 8 महीने में पता नहीं लगा कितने को, मैं अगर उनके बयानात निकालूं तो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो उन्होंने तो सेटिस्फाइड होंगे ना उसमें। वो ये गिला इस वक्त ये नहीं कर रहे कि जनाब हमने हाथ से नहीं लिखे थे, वो ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे। वो ये भी नहीं कह रहे कि जनाब हमने इसकी आईनी जो जरूरियात थी वो पूरी नहीं की तो आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिए, वो ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे। तो आईनी जरूरियात के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद भी कंप्लेन नहीं कर रही, तो फिर बाकी और कौन को कंप्लेन करे? जिसने इस्तीफा जमा कराया हुआ है वो ये कंप्लेन नहीं कर रहा, तो कोई तीसरा फरीक किस तरह कंप्लेन करे? देखिए, कौम क्या देख रही है कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं मंसूर साहब, जो पाकिस्तान के सबसे आला ईवान के स्पीकर हैं, वो कौम को क्या बता रहे हैं 6 महीने से? वो कौम को ये बता रहे हैं कि ये आइन और कानून के खिलाफ हैं, ये इस्तीफे आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन भी चुप करके बैठा है। ये इस्तीफे तो कासिम सूरी ने सारे मंजूर कर लिए थे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहीं यूगोस्लाविया चला गया था, उस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं डी नोटिफाई किया? इसलिए नहीं डी नोटिफाई किया कि ये मौकिफ था कि ये सब आइन और कानून के खिलाफ है। अब अचानक राजा साहब को भी ये आइन और कानून के मुताबिक लग रहा है, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी, और वही इलेक्शन कमीशन जो है अब वो लगाएगा। अतर साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये इस्तीफे आइन और कानून के खिलाफ दिए गए थे? आपकी क्या राय है?
नहीं, मेरी तो राय ये है कि अगर एक मेंबर मुस्ताफी होना चाहता है तो उसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आईनी माहिर नहीं हूं। मैं तो सुनता हूं स्पीकर साहब को या किसी और मोजिज रुकन को, वो हमें समझाएंगे, तो मैं तो उनकी बात मान के बैठा हुआ था कि ये शायद आईन और कानून के खिलाफ है, इस वजह से स्पीकर साहब ने मंजूर नहीं किया। अब उन्होंने मंजूर कर लिए तो मैं भी जुबैर साहब की तरह कंफ्यूज हूं, मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। चलें इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, वो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारी तमाम तर कैमरा टीम जो है इस वक्त उनके घर के ऊपर मौजूद है। 8 बजे का उनको टाइम दिया गया था, लेकिन वो अभी हमें ज्वाइन नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर कोई रहनुमा या उनकी मीडिया टीम अगर ये प्रोग्राम देख रही है तो बराए मेहरबानी हसन मुर्तज़ा साहब को आप इतला दे दीजिए कि वो प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं और वो हमसे कमिट कर चुके हैं, तो बराए मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आप ही का इंतजार हो रहा है। आपकी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर नाराज आप ही होंगे कि जी हमारे पार्टी के बंदे को शामिल क्यों नहीं किया। जुबैर साहब, ये सारी गुफ्तगू जो अतर साहब के भी आपने सुनी है, ये तो वाकई वैलिड बनता है। और ये जो कुछ भी हो रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, आपने खुद भी कहा कि जनाब हमने भी सियासी चाल चलनी थी, ये चल तो रहे हैं, सियासी चाल इसके चल तो रहे हैं, लेकिन सर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या कौम और मुल्क का कोई फायदा हो रहा है इस सारी चीज से? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और जिस तरह से इमरान खान साहब बाहर निकले और उन्होंने एक बयानिया बनाया, उनका बड़ा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि किसी न किसी तरह से वो इतना प्रेशर करें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को फोर्स कर सकें कि वो असेंबलीज डिज़ोल्व करें और अर्ली इलेक्शन करें। ये उनका राइट भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ एडमिट करने की, जो आपने शुरू में कहा भी और आपके सवालों में भी था, कि इंस्पाइट ऑफ वॉट एवर प्रेशर उन्होंने कोशिश की बिल्टअप करने की, वो एक मोमेंट भी, मैं हुकूमत में हूँ और मैं ये बिल्कुल क्लियरली बताऊँ, देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट इन दिस लास्ट 9 months जब शहबाज शरीफ हुकूमत को ये दबाव था कि अब क्या करें। अनलाइक 2014 फॉर एग्जांपल, जब धरना था, तो उस वक्त प्रेशर, जब वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर इस्लामाबाद में बैठे थे, तो वो जो प्रेशर था डेट वाज अ जेन्युइन प्रेशर। इस दफ़ा कोई प्रेशर, ये इमरान खान का फेलियर कहूँगा मैं, कि कोई भी प्रेशर वो डालने में कामयाब नहीं हुए। बड़े बड़े जलसे भी किए हैं, बहुत ज़्यादा जलसे भी किए हैं, लॉन्ग मार्च का थ्रेट भी किया है, एंड फाइनली ही रैन आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस। जब उन्होंने पिंडी में जाके ये कहा कि जी मैं अब असेंबलीज तोड़ूंगा, वो ऑप्शन उनके पास पहले भी था। तो ये इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ जो ख़राब हुई मुल्क के लिए, इमरान खान कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल करें कोशिश, लेकिन इसमें सारी जो मसला था ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके गया और अनसर्टेनिटी की तरफ लेके गया। एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्फिडेंस होता है, मोमेंटम चाहिए होता है कि मुल्क के हालात के हवाले से, इसमें अपोजिशन और हुकूमत की बात नहीं है, हुकूमत की नाअहली या अहली की बात नहीं है, लेकिन इस माहौल में कोई भी बिजनेसमैन आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता। एंड वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग। सो पाकिस्तान में जो हिजानी कैफियत, इमरान खान उस हद तक वो बिल्कुल कामयाब हुए हैं और उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को उस अरूज तक पहुंचा दिया। जुबैर साहब बड़ी माजरत के साथ, जुबैर साहब बड़ी माजरत के साथ, अगर पंजाब और केपी के अंदर उन्होंने असेंबलियां तोड़ी और ठीक है उन्होंने इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया, लेकिन यहाँ पे अब तकरीबन 80 इस्तीफे जो है वो टोटली आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं और 70 तो मतलब इन 2 दिनों के अंदर 70 इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए हैं। इन 70 इस्तीफों को एक्सेप्ट करने के बाद जो ज़िमनी इंतखाब होगा और इसका बिल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आएगा और हुकूमत अल्टीमेटली हुकूमत पाकिस्तान को आएगा, ये तो आपका अपना इंस्टिगेटेड है ना, ये तो आपका अपना एक्टिवेटेड है कि ले जनाब ये 70 ज़िमनी इंतखाबात भी हम करवा लेते हैं ताकि और भी हमारा खर्चा हो जाए। तो ये मुसीबत तो आपने खुद अपने ऊपर ली है, इसका फ़ायदा क्या होगा? अच्छा मंसूर, ये जो बातें होती हैं ना कि कितना खर्चा होगा बाय इलेक्शंस में और ये सारी चीज़ें, और इलेक्शंस के जब तक मीनिंगफुल रिजल्ट ना आए, ये सारी होती हैं जब मिलिट्री रूलर होता है और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। ये खर्चा कितना आएगा? भाई पाकिस्तान का प्रोसेस है, आइन में लिखा हुआ है, अगर कोई रिजिग्नेशन होगा तो उस पर बाय इलेक्शन कराना होगा। ये खर्चे की बात कहाँ से आ जाती है? तो आपके अपने प्रोसेस में फिर तो ये हो कि 5 साल तक इलेक्ट हुए और कोई रिज़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि खर्चा बहुत हो जाएगा। ये बिल्कुल हम, चूँकि हमारे यहाँ इतने टाइम तक मार्शल आर्ट्स रहे हैं या उनके सपोर्टर्स, ये बिल्कुल उस वक्त की बातें होती है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि खर्चे को बीच में लेके आए। दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट हैज़ टू बी डन। राइट नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, जुबैर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, मईशत की जो सूरत हाल है,
ये जो खर्चा होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता। सर इस वक्त तो एक एक पाई मैटर करती है ना, द सॉर्ट ऑफ कंडीशंस दैट वी आर इन राइट नाउ। तो फिर नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी ना कराएं को देखते हुए एक एक रुपया बचाने की जरूरत है। नहीं, तो उस हिसाब से तो मंसूर वो ये तो एक्सक्यूज लेके नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी नहीं कराना चाहिए, उस पर तो बहुत सारा खर्चा होगा, बल्कि उसके हिसाब से तो पार्लियामेंट की कार्रवाई भी बंद कर दें, क्योंकि डेली खर्चे इतने होते हैं, टीएडीए होता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज की मीटिंग में ना करें, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। इलेक्शन जो होगा जुबैर साहब, जनरल इलेक्शन जो होगा वो तो 5 साल के लिए होगा ना, उसमें जो भी लोग आएंगे 5 साल के लिए आएंगे। अभी जो आप ज़िमनी इंतखाबात करेंगे इसमें जो भी इलेक्ट होगा, इररिस्पेक्टिव वो इमरान खान साहब सारे हल्कों से खुद इलेक्शन लड़े और व्हाटएवर हैपेंस, वो तो सर हार्डली 2 या 3 अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं मंसूर, एक्सपेंडिचर। अच्छा मंसूर ये भी मैं आपको बता दूं 5 साल के लिए नहीं होएगा, ये डिपेंड करता है कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ये तो शुरू से चाहते हैं, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, कि असेंबलीज टूटे और नया इलेक्शन होए, बट ही वांट्स एन इलेक्शन जिसमें ना सिर्फ वो जीतें बल्कि 2/3 से जीतें, और अगर नहीं होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आके धरना दे देंगे। ये आप 5 साल का ना समझ के बैठे। सो वी आर इक्वली ऑफ कोर्स। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि आपको किसी ना किसी तरह से इमरान खान को सेटिस्फाई करना है। अगर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जिस भी मरहले से पाकिस्तान गुजरे। जी आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ये डिस्कशन आगे भी बढ़ेगी और मैं डिस्कस करना चाहूंगा मुस्लिम लीग नून अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो जनरल बाजवा को टारगेट करना चाहती है, जनरल फैज को टारगेट करना चाहती है, और दीगर अफराद भी हैं जो उनको टारगेट करना चाहती है। उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज स्टिल मिसिंग फ्रॉम द शो। कमिटमेंट्स हमें दे के भी कैमरा टीम हमारी इस वक्त हसन मुर्तज़ा साहब के यहाँ पे मौजूद है, हसन मुर्तज़ा साहब कहीं पे अवेलेबल नहीं है। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस किस्म की कोऑर्डिनेशन करती है कि आप अपने पार्टी के एक रहनुमा को जो है वो शो के अंदर शामिल भी नहीं कर सकते। विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर। जुबैर साहब, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, हमने आपके लिए कैमरा और हमने पूरी अपनी DSNG वैन आपके पास भेजी है, लेकिन आपने कमिट किया था 8 बजे के शो के लिए कि आप तशरीफ रखेंगे। आप बैठे नहीं सर वहाँ पे? मैं मंसूर भाई बड़ा माजरत खा हूँ, मेरी आज बरसी थी। शेख रशीद साहब जी हमारे एक बड़े सीनियर रहनुमा थे जी, बाबाए सोशलिज्म, आपने भी नाम सुना होगा जी, और मैं वहाँ पे बैठ गया जहाँ से मैं उठ भी नहीं पा रहा था जी। तो हसन साहब मैं आप बड़े रिस्पेक्टेबल हैं सर हमारे लिए, लेकिन बराए मेहरबानी सर अगर आपकी कोई एंगेजमेंट्स है, और हो सकती हैं हर एक की होती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इस तरह टाइम ना दिया करें। हम किसी और गेस्ट को बुला लिया करें, लेकिन इस तरह हमारा एफर्ट भी होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। अब आपके घर के अंदर वहाँ पे आपकी खाली कुर्सी के आगे हमारा कैमरा ऑन हुआ है, लेकिन आप तशरीफ नहीं रखते वहाँ पे। भाई मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं कर पाया, और वो मुझे उन्होंने हुक्म आखिरी टाइम में दिया और मेरा था कि मैं वहाँ से 7 बजे निकलूंगा और मैं पहुँच जाऊंगा जी। नहीं पहुँच पाया, मैं माजरत पाऊँ, आपके रिसोर्सेज भी जाया हुए हैं जी। अगर आप हुक्म दें तो मैं वो भी देने। नहीं हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत, और मैं आपका प्रोग्राम में आपसे माजरत कर रहा हूँ सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप हसन साहब प्लीज अटेंड कीजिए, इंशाल्लाह हम फिर आपको कभी प्रोग्राम में ले लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हम अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हसन मुर्तज़ा साहब के घर पे वो काइंडली पैकअप करके वापस तशरीफ ले आए। हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, ये सियासी मामला के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं सर। जनरल बाजवा के हवाले से ये खबर आई कि जनरल बाजवा और साथ ही साथ साबिक DG ISI जनरल फैज के हवाले से अब आपकी पार्टी एक बयानिया बनाने का इरादा रखती है, और मरियम नवाज साहब की साहिबा की वापसी के बाद जो है इस बयानिए को जो है प्रमोट किया जाएगा, अगले इलेक्शन के लिए तैयारी की जाएगी। हमने एक कलेक्शन निकाली है कि इस मामले के ऊपर आपकी पार्टी के अंदर एक तजाद पाया जाता है। आप जरा सुनिएगा, फिर सवाल करता हूं, जरा सुनिए जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से पार्टी के बयानिए के अंदर कितनी तब्दीलियां आई हैं, सुनिएगा जरा।
तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दांती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। जनरल बाजवा ने तो आपको हर लम्हे पे, हर कदम पे सहारा दिया, आप हुकूमत चला नहीं सके, तो उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है? हमारे अदारे और हमारे अदारे के सरबराह जो है उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो एक डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। जनरल बाजवा आज दुबई में मजे कर रहे हैं, कौम जो महंगाई में मर रही है। जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। बात यह जी, जहाँ तक बाजवा साहब का ताल्लुक है, जब वो आर्मी चीफ थे तभी आदमी उनके जूते पॉलिश करता था, तब तो ये उनको बॉस कहता था, उस वक्त मुस्तफीद हो रहा था। अब अगर उन्होंने और उनके अदारे ने जाने से पहले फैसला किया कि ए पॉलिटिकल होना है, तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ए पॉलिटिकल होना चाहिए। फौज को बीच में घसीट के ले आना सियासत के अंदर, ये कोई अच्छी बात नहीं। दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। हमारे लोग तोड़े गए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल फैज हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। जब ये कहा जाता था कि मीर जाफर सादिक, पाकिस्तान के अदारों के मुतल्लिक ये कहा गया कि बंद कमरों में जज और जर्नल फैसले देते हैं, उस वक्त नोटिस लिया जाना चाहिए था या नहीं? तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है। वो कह रहे हैं कि ये जो एक्विटल्स है ये कोर्ट्स नहीं कर रही, ये किसी जनरल के कहने पे किए जा रहे हैं, और नाम लेके वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे किए जा रहे हैं। इट्स अ पिटी। ये नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। जुबैर साहब, हमें समझ नहीं आ रही, आप लोग एक ज़माने में कह रहे थे कि जनाब एक इदारे के सरबरा के ऊपर इस तरह हमले करना, अटैक करना वो गलत है, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी आई, कैप्टन सफदर की भी गुफ्तगू आई। आप लोग चाह क्या रहे हैं? क्या आप लोग जनरल बाजवा को वाकई विलन समझते हैं, हीरो समझते हैं, या कुछ भी नहीं समझते हैं? क्या राय है एक्चुअली आप लोगों की? देखें, अब बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि एक तो आपने जो बयानात सुनाए हैं उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए जनरल बाजवा के हवाले से, वी स्टिल स्टैंड ऑन दैट कि जी हम समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन, बल्कि उससे पहले से जो सारा माहौल क्रिएट किया गया था जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी थी जनरल बाजवा की, नवाज शरीफ साहब की, और उनकी जेल और रेफरेंसेस, और फिर दूसरी लीडरशिप तोड़ फोड़ पार्टी में, और 2018 के इलेक्शन में जो तबाही मचाई गई, वो अभी भी वी स्टैंड ऑन दैट इशू कि जी वो जनरल बाजवा ने उसमें एक मेजर कलीदी रोल प्ले किया था फैसिलिटेट करने में इमरान खान को आने के लिए, और उसके लिए तोड़ फोड़ की गई हमारी पार्टी में। जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान का, कि आपने जो ख्वाजा साद रफ़ीक का शायद सुनाया या ख्वाजा आसिफ का बयान सुनाया, वो तो उस हवाले से था कि 6 साल तक बाजवा साहब आर्मी चीफ रहे, 5.5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था पीटीआई को जनरल बाजवा से, और पब्लिकली कोई कभी आपने नहीं सुना होगा कि बार बार उनकी तारीफ की जाती थी। फिर उनको एक्सटेंशन दी गई 2019 में, फिर ये बताया गया कि हम मार्च 2022 में उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। फिर आज से 4-5-6 महीने पहले फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो उस वक्त तक जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहें, एंड एज सून एज वो स्टेप डाउन करते हैं तो उन पर हमलों की बौछारकत थी। सो वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तमाम प्रॉब्लम्स जो थे जब वो हुकूमत में थे, जब वो वजीर आजम थे, जो उनकी नाअहली थी, जो वो डिलीवरी नहीं कर सके, वो सारा कसूर था जनरल बाजवा का। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 5.5 साल तो आपका कोई इशू नहीं था, और आप भी एग्री करेंगे, सब एग्री करेंगे कि अगर जनरल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो कोई इशू नहीं था। जनरल बाजवा साहब रिटायर हो जाते नवंबर में, और इमरान खान साहब को और पूरी पीटीआई को कोई इशू नहीं होता। सिर्फ उनको इशू ये हुआ कि वो कहते हैं कि उनके हिसाब से न्यूट्रलिटी ये थी कि वो पीटीआई की हुकूमत को सपोर्ट करते रहे। अगर पीटीआई की हुकूमत को वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो देयरफॉर दे बिकेम द टारगेट, और जो हमने देखा वो तो सबके सामने है।
ठीक है, ठीक है। अतर साहब, ये सर ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, मुस्लिम लीग नून के भी गिले शिकवे हैं जनरल बाजवा से, इमरान खान साहब के भी गिले शिकवे हैं जनरल बाजवा से। सर ये दोनों के शिकवे एक जैसे ही लग रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक कॉमन ग्राउंड ही बन रहा दोनों के हवाले से। शिकवे अपने अपनी टाइप के हैं, लेकिन शिकवे दोनों को हैं। जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। पिछले सवाल के जवाब में जुबैर साहब ने फरमाया था कि 7-8 महीने के दौरान एक भी मौका ऐसा नहीं आया कि इमरान खान के किसी भी सियासी चाल या कदम की वजह से इस हुकूमत ने कोई दबाव महसूस किया हो। एक भी मौका ऐसा नहीं आया। लेकिन इस 7-8 महीनों के दौरान जो कुछ कौम के साथ हुआ, उसको देख के वाकई ये लगता है कि इस हुकूमत ने कुछ महसूस नहीं किया कि टू बी ऑनेस्ट कि इस वक्त आपके फूड के कंटेनर्स आपके फंसे हुए हैं, 5-5 हज़ार डॉलर की एलसी खुल नहीं रही है, और इस हुकूमत ने एक मौके पे भी दबाव फील नहीं किया, प्रेशर फील नहीं किया। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसकी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगी। 42 साल उनकी उम्र, 42 साल उम्र है, क्योंकि वो ये कहती है कि मैं दबाव महसूस करती हूं कि मैं अपनी मुल्क और कौम के लिए कुछ कर नहीं सकी या कर नहीं पाऊंगी, और इन्होंने कोई दबाव महसूस नहीं किया इस 7-8 महीने में। तो ये आपको बताता है कि आज हमारा मुल्क इस नहज पे क्यों है। दूसरी जहां तक ये ताल्लुक है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, देखिए अब इन्होंने कोई बयानिया बनाना है। ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को कम से कम इस चीज के ऊपर मिल के कोई कमीशन वगैरह बना दिया जाए पार्लिमानी, और जनरल बाजवा और उनके जो साथी थे उनके हवाले से ये बयानिया बनाया जाए कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। अब इदारों के ऊपर तो उस तरह एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो ये नहीं जा सकते। जब जनरल बाजवा थे उस वक्त भी इल्जाम ये खुद भी लगाते रहे, अब खान साहब भी लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला इस तरह आगे बढ़ेगा कि खान साहब और ये मिल के जनरल बाजवा साहब के हवाले से या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई केस बनाएंगे या कमीशन बनाएंगे। उसमें टाइम वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अगर खान साहब ये समझते हैं उनको अवामी अमंगों के खिलाफ उतारा गया, और यही चीज अगर नून लीग समझती है कि उनको अवामी ख्वाहिश के बरक्स उतारा गया और अवाम की सपोर्ट और तायद उनको हासिल है, तो ये फैसला इलेक्शंस में करवा लें। इलेक्शन होंगे तो नई हुकूमत जो आएगी पता चल जाएगा, क्योंकि अब तो सारे ये कह रहे हैं कि नई एस्टेब्लिशमेंट तो ये पॉलिटिकल हो गई है, तो अब ये तो मसला रहा नहीं है, तो पुराने जख्म दोबारा खुरेदने की क्या जरूरत है। आगे बढ़े, इलेक्शंस करवाएं। नहीं, लेकिन अतर साहब इस मामला तो यहाँ पे यही है ना कि इमरान खान साहब इनका जवाब एक देना जनाब। जी जुबैर साहब प्लीज गो हेड। मैं सिर्फ ये कह रहा था, वो अतर ने जो कहा है ना कि कंटेनर खड़े हैं और ये जो मईशत के हवाले से, मैं दबाव की इसकी बात नहीं कर रहा था। मईशत का तो दबाव है, मैं ये तो कह ही नहीं रहा था कि मईशत का कोई दबाव नहीं है। उसका इमरान खान के दबाव से क्या ताल्लुक है। मईशत का दबाव है और हुकूमत को बिल्कुल एहसास है कि मईशत ठीक नहीं है और उसको ठीक करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो इमरान खान साहब जो दबाव डाल रहे थे असेंबली तोड़ने के लिए, वो मैं बात कर रहा था, और कि असेंबली टूटेगी तो दबाव ख़त्म होगा। ये इससे मईशत का क्या ताल्लुक है। और दूसरी बात जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की दी है, मुझे ये नहीं समझ आता, जो भी पीटीआई का सपोर्टर होता है वो आज बड़े फ़ख्र से न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की एग्जाम्पल दे रहे हैं, और देनी भी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। लेकिन सिमिलर केस वॉज विद इमरान खान। तो इमरान खान के वक्त अतर काज़मी ये एग्जाम्पल देते कि जी देखें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कितना बड़ा कदम उठाया, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं उठा सकते हैं। उस वक्त भी बहुत तबाह हाल था पाकिस्तान, उस वक्त भी मईशत बहुत ख़राब थी, उस वक्त भी गवर्नेंस ख़राब थी, उस वक्त भी उस्मान बुज़दार मौजूद था, उस वक्त भी फॉरेन पॉलिसी तबाह थी। तो ये तो नहीं हो सकता कि जी सिर्फ इस वक्त ऐसे हालात हैं कि जी शहबाज शरीफ को उनसे एग्जाम्पल लेनी चाहिए। बहुत एग्जाम्पल्स थी हमारे, जिस तरह वो कहते थे ना डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाते हैं, इमरान खान कहते थे, और जब खुद आए तो हेलीकॉप्टर पर जाना शुरू कर दिया ऑफिस। तो मेरा ख्याल है इमरान खान का भी कोई करना चाहिए हिसाब किताब कि वो उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट की थी, उन्होंने कितनी ज़्यादा पाकिस्तान को आगे लेके गए थे। अच्छा, इसमें छोटी सी चीज़ अर्ज करना चाहूँगा जी, छोटी सी चीज अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात यह है कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर 6 साल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका खानदान 80 की दहाई से हुक्मरां खानदान है। जो बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, उन लोगों का खानदान जो है वो 60 की दहाई से ये लोग हुकूमत में, पर ये अभी तक थकते नहीं है, अभी तक इनका दिल नहीं भरा है, और इनकी ख्वाहिश है कि आने वाली इनकी नस्लें भी हमारे ऊपर हुक्मरानी करें। ये फर्क है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि पीटीआई का हर कोई सपोर्टर कह रहा है, मैं तो जाती तौर पर नून लीग
नजरियाती का सपोर्टर हूं, जिसको जुबैर साहब भी खुद भी अंदर से सपोर्ट करते हैं, जिसको मिफ्ता साहब भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो खुल के बोलते नहीं है उस तरह, इसलिए कि अब वो बहुत सारी चीजें जमात के अंदर भी होती हैं। पर एनीवे, जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या हम ऐसी मिसाल पाकिस्तान में इसलिए देते हैं कि देखें वो लोग, इनका दिल नहीं भरता हुक्मरानों का कि ये नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी करना। अतर भाई एक सिर्फ पॉइंट, अतर साहब ये मैंने गोल्डन वर्ड सुने हैं, वो मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आप जरा इसको रिपीट कर दें, आप नून लीग के नजरियाती सपोर्टर हैं, ये जुमला जरा दोबारा रिपीट कर दें। देखिए, नून लीग पाकिस्तान की जमात है और मेरा हक है कि मैं किसी भी जमात को सपोर्ट करूं। मैं उनके जो एक नजरियाती जो वो एक रखते हैं अपना नजरिया सामने, जिसमें वो ये कहते हैं वोट को इज्जत हो, पाकिस्तान के शहरी को इज्जत हो, तो ये तो कोई भी पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इसको सपोर्ट ना करे, वो तो इसको सपोर्ट करेगा। पर इशू ये है कि जब इन नजरियात के ऊपर अमल की बात आती है तो फिर मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं यार मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, और मिफ्ता इस्माइल साहब हंसना शुरू हो जाते हैं टीवी पे। तो ये मसला यहाँ पे आके थोड़ा सा मसला होता है, बाकी तो पूरी कौम ही इनकी नजरियाती सपोर्टर है। अच्छा, ये तो कल मंसूर ये ना हो कि फवाद चौधरी भी ये कहना शुरू कर दें कि वो भी मुस्लिम लीग के नजरियाती सपोर्टर हैं। अगर अतर काज़मी ने कह दिया तो फवाद चौधरी भी आपने अतर काज़मी साहब का मुआवजा फिर आज हमारे साथ ये जाती नहीं, मतलब ये तो जुबैर साहब की मोहब्बत है, ये तो अल्लाह रखा पेप्सी से भी कर सकते थे जो इनके जलसों की आके रौनक बनाते हैं। तो मैं ये तो इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने फवाद चौधरी साहब से मुआवजा किया। अतर साहब, कमिंग बैक टू ये जो न्यूजीलैंड के वजीर आजम की आपने एग्जांपल दी थी, सर यहाँ पे कौन अपनी कुर्सी छोड़ता है? अभी आज की ये खबर आई कि इमरान खान साहब के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पेट्रन इन चीफ का ओहदा जो है वो बनाया जा रहा है। बिल्कुल वही सूरत हाल जिस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत छोड़नी पड़ी थी तो पार्टी का कायद उनको बना दिया गया था। अब यही काम जो है इमरान खान साहब के लिए हो रहा है। सारी सियासी जमातों में ये कुर्सी कौन छोड़ता है? सर सारी यही काम करते हैं। जी, बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आपसे हुक्मरानों को तो छोड़ दें, जो आम अफसरान हैं वो भी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन किसी ना किसी जगह पे हमें फैसला करना है। मुझे ये लगता है मंसूर साहब कि आप जैसे लोगों को देख के, मीडिया को देख के, ओवरऑल जो डिजिटल मीडिया का दौर है, अवाम के अंदर एक शऊर आया है और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट होंगी। पर वो उसी सूरत में हो सकेंगी जब आप एक कंटिन्यूटी दें एक इलेक्शन के प्रोसेस को। आप इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर अगर रुकावट डालेंगे या इन हाउस तब्दीलियां करते रहेंगे तो ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। इसका वाहिद हल यही है कि जैसा भी ये सिस्टम है इसको चलने दिया जाए, कंटिन्यूटी, और फैसले सियासतदान करें, चाहे वो नून लीग वाले भाई करें या पीटीआई वाले करें या पीपल्स पार्टी वाले करें। उनसे हमें इख्तलाफ हो सकता है, हम उस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन हमारी ये जेन्युइन ख्वाहिश है कि यही लोग फैसले करें, कोई और फैसले ना करें। वैसे अतर साहब 2018 में फैसला सियासतदानों ने किया था। देखिए, वोट तो अवाम ने डाला था ना, सियासतदान, उससे प्री पोल रिगिंग हुई होगी, एक लहर थी, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान को अवाम ने दिया था। अभी इस वक्त इशू ये है कि दूसरी तरफ कहीं से सपोर्ट तो है पर उनको अवामी वोट की तायद हासिल नहीं है, इस वजह से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जुबैर साहब, आपने फर्क देख लिया सर 2018 और 2023 में? ये फर्क है अतर काज़मी साहब के मुताबिक? अतर काज़मी साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही सिलेक्टिव किस्म की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। 2018 में जितनी धांधली हुई थी, और आरटीएस कोई ऐसे तो नहीं बैठ गया था, वो इलेक्शन डे का जिक्र था। वो इलेक्शन जब वोटिंग हो चुकी थी, बक्से बंद हो चुके थे, उसके बाद आरटीएस बिठाया गया था। आरटीएस पहले भी बैठ सकता था। तो ये कहना कि जी वो लोगों ने वोट दिया था, बिल्कुल वो लोगों ने वोट नहीं दिया था। और फिर उसके बाद जो उनके जनरल बाजवा के कहने पर या जिसके भी कहने पर जिस तरह से वोट में ठप्पे लगाए गए थे, उसके बाद जब काउंटिंग के वक्त अगर आप कितनी वीडियोस वहां मौजूद थी। लेकिन मैं एक चीज, ये जो खानदानी सियासत की बात कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है सब पर नजर रखनी चाहिए। आई एम सॉरी टू कट दिस, खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुबैर साहब। अतर काज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब जो प्रोग्राम में नहीं थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।